हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है, जिसमें हम क्योंकि हिंदी के जितने भी सिलेबस थे, चैप्टर थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम केवल मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन डी अनगिनत। तो बताइए फ्रेंड, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है? तो फ्रेंड्स, हिंदी में जो बोलियां प्रचलित है वो यहाँ पे 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं राउंड कर दे रही हूं। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वर्ड द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है घ, द, दया, इनमें से कोई नहीं। तो द प्लस य को मिलकर क्या बनता है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। द प्लस य को मिलकर बनता है द, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 59 का ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्डों के संकलन से, वर्डों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? वर्णमाला का आशय है, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्डों के व्यवस्थित समूह से, यानी वर्णमाला का आशय है वर्डों के व्यवस्थित समूह से। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50, 48। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, जिसका आसानी से आप आंसर कर सकते हो। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या जो मानी जाती है वो 52 मानी जाती है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि अयोगवाह है विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो बताइए फ्रेंड्स, अयोगवाह है, क्या होगा यहाँ पे? तो जैसे कि आप सभी को पता है अयोगवाह, ठीक है, यहाँ पे ये विसर्ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? योजक का, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, विस्मय आदि बोधक का। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा अल्प विराम, ठीक है, यानी 63 का ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? लागू चिन्ह का, उद्धृत चिन्ह का, निर्देशन चिन्ह का, विस्मय आदि बोधक का। तो हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? बताइए फ्रेंड्स, जिसमें हर्ष होता है, शोक होता है, दुख होता है तथा घृणा होता है आदि द्योतक शब्दों के। फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे लगता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है पूर्ण विराम का, उद्धृत चिन्ह का, अपूर्ण विराम, लागू चिन्ह का। तो शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा लागू चिन्ह, यानी 65 का ऑप्शन नंबर द। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है लागू चिन्ह का, पूर्ण विराम चिन्ह का, कोष्टक का चिन्ह, अपूर्णांक विराम का चिन्ह। तो बताइए फ्रेंड्स, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक का चिन्ह, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रश्न सूचक विराम फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का क्या होगा? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, प्रश्न सूचक विराम का जो चिन्ह होता है वो ये, यानी ऑप्शन नंबर द। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, यानी ब, व, ल, र। तो फ्रेंड बिल्कुल सही, यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ब, यानी 68 का ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, एक कलांश की शैक्षिक सामग्री का। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है
तो फ्रेंड्स, एक कलांश की शैक्षिक सामग्री का पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे कि आनंद का विलोम है तो क्या होगा? विष होगा, विषाद होगा, अवनी होगा, अर्पण होगा। तो आनंद का विलोम क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आनंद का जो विलोम होगा वो होगा विषाद। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है विरोध। विरोध शब्द का विलोम है सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। तो विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समर्थन। ठीक है, यानी 61 का ऑप्शन स। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि स, श और स ह व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो श, श, स, ह व्यंजन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन यानी ऑप्शन अ। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दुल, नृप, भौरा। तो अहि शब्द का अर्थ है फ्रेंड्स, अगर आप इसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से आपके चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए हम बाहरी क्वेश्चन नहीं लाते हैं और आप थोड़ा आंसर देने में डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम यही क्वेश्चन लाते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए अहि शब्द का अर्थ होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अहि शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा सर्प। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल, जंगम। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अस्थावर का विलोम शब्द होगा वो होगा जंगम, यानी ऑप्शन नंबर द 74 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमिदनी, कुमदनी, कुमुदनी या फिर कुमुदिनी। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुमुदनी कौन सा सही लिखा गया है? बिल्कुल सही, 75 का ऑप्शन नंबर ब यानी कुमुदनी। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो बताइए फ्रेंड्स, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम कभी कभी हम इस तरीके से लिख देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन स इस तरीके से लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ पे स करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का, बाबूराव सक्सेना का। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी का है, यानी 77 का ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, एक वर्ड संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा यहाँ पे संबंधित नहीं है? बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी 78 का यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, जो कि देवनागरी लिपि से इसकी विशेषता से कोई संबंधित नहीं रखता, इसलिए यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ड। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फ्रेंड, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर द। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, अनुग्रह शब्द का विलोम जो होगा वो होगा विग्रह। ठीक है, आपका 80 का ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर, उपयुक्त सभी। तो अब्ज शब्द का अर्थ है क्या ऑल ऑफ दिस होगा या फिर कमल होगा, शंख होगा, कपूर होगा?
तो फ्रेंड बिल्कुल सही, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त छवि। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो बताइए फ्रेंड, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, संयुक्त। बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर श यानी 82 का स्पर्श। ठीक है, स्पर्श संघर्ष जो होता है वो च वर्ग होता है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, पयोधि, उदाधि, उर्वशी। तो बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका धी लास्ट में हमने बताया भी था, तो वो जल का पर्यायवाची, यहाँ पे उर्वशी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जल का पर्यायवाची नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? गिरिराज, गिरिजेश, हिमाद्री, नगराज। तो हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ हिमालय का जो पर्यायवाची नहीं है, ये तीनों ही हो जाएगा, गिरिराज भी हो जाएगा, हिमाद्री भी हो जाएगा, नगराज भी हो जाएगा, लेकिन जो गिरिजेश है ये नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ब। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, बीड़ापाड़ी, भारती, पद्मा। तो बताइए फ्रेंड, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें तो आपके राजन सीरीज में गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो भारती होगा, और महाश्वेता, वीड़ापाड़ी, पद्मा ये जो है क्या है? पर्यायवाची है सरस्वती का, जो नहीं है वो है भारती। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, राजन सीरीज में गलत दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निशाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर। यानी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रभाकर हो गया, दिनाकर हो गया, दिनेश हो गया, ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। बट जो आपका निशाकर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 86 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारू, मंजूषा, मंजुल। तो बताइए फ्रेंड, कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड आपने सुना भी होगा, ललाम, चारू, मंजुल। यहाँ पे जो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है वो है मंजूषा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि उज्ज्वल का समानार्थी या पर्यायवाची है धवल, स्वच्छ, कुंठा, पवित्र। तो उज्ज्वल का समानार्थी है यानी उसका पर्यायवाची, तो फ्रेंड उज्ज्वल का जो हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे धवल। ठीक है, धवल आपने नाम भी सुना होगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि ऊर्जा का समानार्थी है तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता, ओज। तो ऊर्जा का पर्यायवाची है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का समानार्थी है वो हो जाता है आपका यहाँ पे ओज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवबोध की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से। तो यहाँ पे अ व ब दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण की विधि है, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा अ व ब दोनों, यानी संप्रेषण विधि भी हो जाएगा और अनुकरण विधि भी हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास करना, तार्किक योग्यता का विकास करना, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मौन वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनन शक्ति का एक तो विकास होता है, दूसरा तार्किक योग्यता का विकास होता है, इसलिए यहाँ पे अ व ब दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपयुक्त सभी। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, बताइए फ्रेंड्स। बोलने का कौशल होता है, लिखने का कौशल होता है, या फिर पढ़ने का कौशल होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लिखने का कौशल। ठीक है, ऑप्शन बी।
लेखन शिक्षण विधि की प्रमुख विधि है लिखने का कौशल। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वाचन शिक्षा का उद्देश्य है बोलने के कौशल से, पढ़ने के कौशल से, और वो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का जो आंसर वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा और वह दोनों। ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि यह र ल व व्यंजन कहलाते हैं, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो यह र ल व व्यंजन कहलाते हैं। बताइए फ्रेंड्स। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, य र ल व व्यंजन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दात, पक्षी। इनमें से जितने भी प्रश्न आई थिंक कई बार डिस्कस कर लिए हैं और आप वो बहुत ही आसानी के साथ याद भी होगा, है ना। तो बताइए फ्रेंड द्विज शब्द का अर्थ है वो क्या होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा द्विज शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पे ब्राह्मण भी हो जाता है, दात भी हो जाता है, पक्षी भी हो जाता है, इनमें से सभी। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि लिपि का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही। देखिए अगर हम राजन सीरीज की बात कहें तो उसमें गलत दिया है, उसमें जो ऑप्शन दिया है वो द दिया है, इनमें से कोई नहीं, बट वो गलत है। लिपि विकास का प्रथम सोपान है वो है चित्रलिपि, यानी ऑप्शन अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, अस्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो जंगम का विलोम शब्द है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, तो जंगम का विलोम शब्द है वो होता है अस्थावर। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि दिन का विलोम है रात, समय, शाम, स्थिर। तो दिन का विलोम क्या है, बहुत इजी है, इसका आंसर आप आसानी के साथ कर सकते हो। बताइए फ्रेंड दिन का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर दिन का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रात। ठीक है, यानी 99 का ऑप्शन अ। अगला आपका प्रश्न है कि आनंद का प्रवाची है स्प्रिया, सहकार, प्रमोद, प्रमाद। तो बताइए फ्रेंड आनंद का प्रवाची है क्या होगा। तो फ्रेंड आनंद का जो प्रवाची है वो होगा प्रमोद। ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि इंद्र का प्रवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर, महिषुर। तो इंद्र का प्रवाची क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इंद्र का जो प्रवाची होता है वो होता है पुरंदर, यानी 101 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि तरंग का प्रवाची है काया, छेड़, प्रतिकृति, उर्मी। तो तरंग का प्रवाची है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए फ्रेंड्स। उर्मी आपने नाम भी सुना होगा, नाम भी रहता है उर्मी। तो इसका जो प्रवाची है वो होता है तरंग का प्रवाची उर्मी। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि दास का प्रवाची है सेवक, किन्नर, नायक, साथी। तो दास का प्रवाची होगा, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा सेवक, यानी ऑप्शन अ सेवक। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि विभावरी का प्रवाची है तपसा, चंद्रिका, तरड़ी, छड़दा। तो विभावरी का प्रवाची होगा, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, विभावरी का प्रवाची है वो है छड़दा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अग्नि की प्रवाची नहीं है। पावक का अनिल, वैश्वानर का कृशानिका, यानी अग्नि का प्रवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बिल्कुल सही, देखिए आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो अग्नि का प्रवाची नहीं है, यहाँ पे अनिल जो होता है दूसरा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कतिपय का समानार्थी है शायद, अनेक, कुछ, थोड़ा। तो कतिपय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि पुराना प्राचीन वेद पुराण देखते होंगे तो उसमें बोला जाता है कतिपय, यानी कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ। ठीक है, जैसे लेकिन का यद्यपि हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ होगा। अगला आपका प्रश्न है कि अर्ध विराम होता है विस्मय द्योतक, प्रश्न का द्योतक, पूर्ण विराम से कम, अवतरण का द्योतक। तो अर्ध विराम होता है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा कि पूर्ण विराम से कम। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है थकान, व्यायाम, आराम, ठहराव। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा ठहराव।
ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि पूर्ण विराम से अभिप्राय है, बीच में रुकना, पूरी तरह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम से अभिप्राय है। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लास्ट में ठहराव, तो हमने क्या दिया है पूर्ण विराम। उसी तरह यहाँ पूरी तरह रुकना, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि लघु का विलोम है भारी, बड़ा, वजन, गुरु। तो लघु का विलोम आपने श्लोक पढ़ा होगा, दोहा पढ़ा होगा, तो उसमें होता है लघु का, ठीक है, बड़ा का तो छोटा हो जाता है, भारी का हल्का हो जाता है। तो इसी प्रकार लघु का जो हो जाएगा, ठीक है, वजन का आपका कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए वजन का आई थिंक दूसरा होता है विलोम, अभी याद नहीं आ रहा है। तो लघु का जो विलोम होगा वो होगा गुरु, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि पर्वत का समानार्थी है पादप, कुट, आगार, घन। तो पर्वत का समानार्थी क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पर्वत का समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा कूट। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का प्रवाची नहीं है? पुष्कर, दियो, श्रांति, व्योम। तो बताइए फ्रेंड आकाश का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे आप सभी का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। आकाश का जो प्रवाची नहीं है वो हो जाएगा श्रांति। पुष्कर हो गया, दियो हो गया, व्योम हो गया, ये आकाश के प्रवाची हैं। अगला आपका प्रश्न है कि नूतन का विलोम शब्द है पुराना, नवीन, पुरातन, प्राचीन। तो नूतन का विलोम होगा, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, नूतन का जो विलोम होगा वो होगा यहाँ पे आपका पुरातन, ठीक है। नवीन का प्राचीन हो जाता है, तो इसलिए नूतन का जो होगा वो होगा पुरातन। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि यह वर्ड है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, उष्म। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यह वर्ड है वो जो होगा यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देखकर लिखना, सुलेख शब्द लिखना। तो बताइए फ्रेंड्स भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। तो बार बार ऐसा कंफ्यूजन, कभी कभी सुलेख शब्द लिखना, सुंदर शब्द लिखना, ये क्या मतलब होता है? सुंदर लेखन, यानी ऑप्शन अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि य वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? ज प्लस य को, ज हलंत प्लस य को मिलाकर, ज प्लस य को मिलाकर, ज प्लस न्य को मिलाकर। तो बताइए फ्रेंड्स इस यह जो है इसको हम न्य पढ़ते हैं, ठीक है, न्य। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड ज हलंत प्लस न्य को मिलाकर, यानी अभी जस्ट मैंने बताया इसको मिलाकर ज्ञ का निर्माण होता है। अगला आपका प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अति उत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक, अन्वय। तो बताइए फ्रेंड्स क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अति उत्तम, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ड है आ, ठीक है, अ, उ, बड़ा ऊ। यानी जब हम जल बोलते हैं तो लास्ट में कौन सा स्वर आता है, ये आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, जल शब्द में समाहित स्वर है वो है अ, यानी ऑप्शन ब। अगला आपका प्रश्न है कलम पकड़ने की सही विधि है पहली दूसरी उंगली के बीच, ठीक है, कलम पकड़ना, या फिर आपका पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम रखकर अंगूठी से पकड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम रखकर अंगूठे के सहारे पकड़ना। फ्रेंड जैसे कि हमने कल 28 प्रश्न डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने गलत बताया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अर्धसमृद्ध स्वर जो है वो आपके ए और औ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको सही कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी गलत इसमें हो जाता है तो आप बिना झिझक के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो फ्रेंड, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जो भी गलती होता है वो सही हो जाते हैं। हम अपने ओर से प्रयास करते हैं कि गलत ना हो, बट बाय मिस्टेक गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको भी इसमें ये ध्यान देना है कि अगर कुछ हम गलत बोलते हैं तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो कि हाँ इस तरीके से हो सकता है फ्रेंड, ठीक है, ये गलत बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।